नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल में। तो जो लोग सीयूईटी एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि आपकी परीक्षा बेहद नज़दीक है। फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो यहाँ से आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए, किन चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा फोकस करेंगे, कहाँ से आप थोड़ा कम करके अपना समय बचा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए अपनी बातचीत शुरू करते हैं। ये कुछ बातें मेरे विषय में। ये रहा हमारा सिलेबस बार बार जब भी संकट की स्थिति होती है, तो जैसे लोग ईश्वर का सहारा लेते हैं, परीक्षाओं के नज़दीक आने पर, संकटग्रस्त होने पर हमें सिलेबस का सहारा लेना चाहिए कि कितना पोर्शन क्या पढ़ना है, कैसे समय का विभाजन करना है, और हमेशा स्पष्ट होना चाहिए कि कितने प्रश्न किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो हमें उतनी मेहनत उस विषय पर करनी है। इसलिए सिलेबस बार बार सिलेबस ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, ये सारा टॉपिक आप जानते हैं महत्वपूर्ण है। 5 प्रश्न तो इससे हर बार आते हैं, 75 में से 5, यानी काफ़ी बड़ा हिस्सा इसका माना जाएगा। आदिकाल से आधुनिक काल, अगर मैं प्रश्नों का सिर्फ विभाजन करता चलूँ तो होता क्या है कि साहित्य इतिहास से जो पोर्शन पूछा जाने वाला है, उसमें 70% प्रश्न जो है वो आधुनिक से आते हैं, और 30% में आदि, भक्ति, रीति, यह तीनों शामिल होते हैं। लेकिन पिछली बार की परीक्षा में आदिकाल से अधिक प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे, चूंकि समय यहाँ से बेहद कम है, हम क्या करेंगे कि आधुनिक काल तो देखिए हमें तैयार करना ही करना है, क्योंकि 70% वहाँ से आने की संभावना रहती है। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, यहाँ से हम केवल महत्वपूर्ण कवियों को लेकर के चलेंगे, जैसे हमारे सरहपा। ठीक है, जैसे सिद्ध, हर प्रत्येक धारा का जो प्रतिनिधि कवि है, जैसे जब हम सिद्ध साहित्य पढ़ने जाएंगे तो हम सरहपा, कणहपा, शबरपा को ध्यान रख लेंगे। जब हम नाथ पढ़ने जाएंगे तो गोरखनाथ को ध्यान में रख लेंगे। ठीक, इस तरह से जब हम राम भक्त शाखा पढ़ने जाएंगे तो तुलसीदास को, ठीक है, और एक दो अन्य जो महत्वपूर्ण राम भक्त शाखा के कवि हैं। तो इस प्रक्रिया से हम जो है ये जो अपना पोर्शन है पूरा आदिकाल से रीतिकाल तक, उसको कवर कर लेंगे। ठीक, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आपसे संभव हो पा रहा और आपको कुछ नहीं काम है, तो आप यहाँ से भी अगले 2 महीने में भी बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं। ठीक, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य की विधाएं और धाराएं, यहाँ से प्रश्न आप जानते हैं आता है, प्रत्येक विधा में पूछता है पहला उपन्यासकार, दूसरा, इस तरह से एक क्रम सा बना रहता है। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, अन्य गद्य विधाएं, सब कुछ, सारे हिस्सों से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। अब तो आप जानते हैं किस तरह के प्रश्न बनते हैं, विकथन और तर्क वाले, या 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं और पूछते हैं कौन सा गलत है। तो इस तरह से एक प्रश्न में 4 प्रश्न शामिल हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरह की आपकी तैयारी कुछ होनी चाहिए। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। इसके लिए कोई एक सटीक किताब तो सुझाव देने की उतनी ज़रूरत है नहीं पढ़ने के लिए। मैं एक दो सुझाव दे दूंगा, उतने से आपका काम हो जाएगा। जनसंचार माध्यमों में हिंदी, यह भी प्रयोजन मूलक हिंदी के भीतर का ही यह पोर्शन है। ठीक है, तो इसमें भी समाचार पत्र, हिंदी विज्ञापन, रेडियो, टेलीविज़न, ये जो जनसंचार के माध्यम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे हिंदी में पहला रेडियो, ठीक है, हिंदी रेडियो के प्रोग्राम्स क्या हुआ करते थे, टेलीविज़न पे कौन कौन से सीरियल्स आते थे हिंदी में, बिल्कुल आरंभिक दिनों में, या बहुत लोकप्रिय सीरियल्स टेलीविज़न के कौन से रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। भारतीय काव्यशास्त्र, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, बहुत छोटा सा सिलेबस है इसका, बहुत छोटा सिलेबस है। हालांकि दृष्टि और गोविंद पांडे में तो ये चीज़ें उद्धृत हैं, लेकिन अगर आप भगीरथ मिश्र की किताब पढ़ लेते हैं या कोई अन्य किताब पढ़ लेते हैं इस पर, तो आप और पुष्ट कर देते हैं अपनी तैयारी को। ठीक है, और तैयारी आपकी पुख्ता हो जाती है। तो इस चीज़ पर भी हम ध्यान रखेंगे। व्याकरण से तो बस 4 जो ये व्याकरण के बहुत स्कूली दिनों के ये सारे टॉपिक्स हैं। संधि, समास, काल, विभाजन, बहुत मामूली सा विषय है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिलेबस का एनालिसिस देखा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी, यहाँ मान लीजिए कि इन दोनों चीज़ों से मिलाकर 7 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, इतने से। ठीक, लेकिन इसके लिए कोई बहुत अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आता है। तो उसके लिए सुझाव दूंगा आगे क्या करना है। ये कुछ प्रश्न आप देख सकते हैं। इस प्रश्न को इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में रहे कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो कैसे आपको पढ़ना है। पंक्तियां हैं हमारे भक्तिकाल के कवियों की, सामने कवियों का नाम लिखा है। अब देखें कि तुलसी, कबीर, जायसी, मलूक, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। तो मैं जो आपसे बात कह रहा था
कि आपको आदि भक्ति रीति में सिर्फ महत्ता की दृष्टि से कवियों को पढ़ना है, सिर्फ महत्ता की दृष्टि से। बहुत ज़्यादा डीप में चले जाएंगे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। हाँ, हालांकि आप साहित्यिक अभिरुचि के हैं तो आपको शुक्ल जी की किताब आद्योपांत पढ़नी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए, और तब तक पढ़नी चाहिए जब तक आप उसका सारा रस न ग्रहण कर लें। मैं सिर्फ याद होने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, पूरा रस जब तक ना ग्रहण कर लें उस पूरी पुस्तक का तब तक आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी अर्जेंसी में, जबकि परीक्षा नज़दीक है, तब हमें क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। या इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि शब्दावली, जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, यानी आपकी हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न, ठीक है, वो कैसे पढ़ना है। इस तरह के प्रश्नों का मैं एक रूप आपको दिखा रहा हूँ। जैसे काव्यशास्त्र से आपको रूढ़ी लक्षणा के विषय में प्रश्न पूछा गया है, अभिकथन और तर्क आप के जरिए इस तरह के प्रश्नों का प्रेजेंटेशन होता है। तो आप इस तरह से अपना दिमाग सेट कर लें कि देख लें कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। किताबों को मैं सुझाव दे देता हूं। ये किताब हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बिना तो काम चलता नहीं है। अब जबकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, अब जबकि परीक्षा बहुत नज़दीक है तो शुक्ल जी की किताब कितनी पढ़नी है, क्योंकि पढ़नी तो है। देखिए, प्रश्न बनते हैं, आपकी समझ भी बनेगी यहाँ से। तर्क और कथन वाले प्रश्न तभी करेंगे जब पुस्तक समझे रहेंगे। तो आप शुक्ल जी की किताब से सिर्फ महत्वपूर्ण कवियों को, सिर्फ महत्वपूर्ण कवियों, प्रत्येक युग के महत्वपूर्ण कवियों के विषय में शुक्ल जी क्या कहते हैं, इतना पढ़ लीजिए। अगर आप हमेशा से शुक्ल जी की किताब पढ़ते रहें या इससे पहले पढ़ चुके हैं तो आप फिर जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो इत्मीनान से आप शुक्ल जी की किताब पढ़ते रहिए। मुश्किल से 1 घंटे रोजाना दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ठीक। इसका अलग से प्रेशर या बर्डन नहीं लाद के चलना है आपको परीक्षा तक। 1 घंटे पढ़िए। यहाँ से लगभग 60-70 दिन परीक्षा के लिए आपके पास हैं, मतलब 80 दिन के करीब, ठीक है। तो यहाँ से आप शुक्ल जी की किताब को पढ़ते समझते। ये नगेंद्र वाली किताब है, पर इसे स्किप भी कर सकते हैं। सुझाव में तो रहती है, लेकिन तब जब आप बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हो। परीक्षा नज़दीक है तो अतिरिक्त प्रेशर जो है लादने की ज़रूरत नहीं है। ये किताब ज़रूरी है पढ़ना। दृष्टि वाली किताब, फैक्ट्स आप सारे के सारे सिलेबस के यहीं से देखेंगे। और काव्यशास्त्र के लिए जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा था, भगीरथ मिश्र का, हालांकि दृष्टि में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन भगीरथ मिश्र से क्या है, थोड़ा सा आप अगर काव्यशास्त्र से डीप से प्रश्न पूछता है तब भी आप करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए मैंने किसी किताब का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ आप कोई किताब पढ़िए। गूगल कर लीजिए प्रयोजनमूलक हिंदी, PDF सर्च कर लीजिए, जो PDF आ जाएगा, क्योंकि 5 से 7 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं और बहुत सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे जाने हैं इन दोनों टॉपिक से, ठीक। तो इसके लिए अलग से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी विद्वान का कोई मत जानने की जरूरत नहीं है। बस बिल्कुल सतही स्तर का ज्ञान रहे और उतना आपके लिए पर्याप्त है। तो चूंकि हम लोग परीक्षा उपयोगी दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत अतिरिक्त प्रेशर आपको नहीं बता रहा हूँ। आप मान के चलिए कि 1 घंटे रोज शुक्ल पढ़ लेंगे, ठीक है। 1 घंटे आचार्य शुक्ल की किताब, 2 घंटे दृष्टि, ठीक है, 2 घंटे दृष्टि। और इतने से अभी भी, जबकि 2 महीने परीक्षा के लिए है, आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से देखिए, पढ़ने के तो लोग 6 घंटे और 8 घंटे भी पढ़ते हैं, पर ईमानदारी से 2 घंटे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। बेवकूफ़ बनाना आप खुद को वो अलग चीज़ होता है, नियमित हम 3 घंटे दे रहे हैं ये अलग चीज़ होती है। तो अगर आप ये इसका अनुपालन करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी। और रही दूसरी बात कि अगर आप थोड़ा निश्चिंतता के साथ तैयारी करना चाहें तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर आप हमारे साथ कोर्स में जुड़ जाते हैं तो ये जो जिम्मेदारी मैं आपकी बता रहा हूँ, ये जिम्मेदारी मेरी हो जाती है, और फिर मैं अपने हिसाब से आपको गाइड करता हूँ या अपने हिसाब से आपकी तैयारी पूरी की जाती है। तो कहने का मतलब यही है, बहुत देर नहीं हुई है, खुद से तैयारी कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं या थोड़ा आत्मविश्वास की कमी है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं बस यही इस तरह के वीडियोस और भी लाता रहूँगा आपके भविष्य की शुभकामना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। मेरी बात ज़रूर याद रखिएगा कि 2-3 घंटे आपको कम से कम रोज़ाना देने हैं और बहुत मुश्किल नहीं है लक्ष्य की प्राप्ति। इसलिए इन्हीं आशाओं के साथ, उम्मीद के साथ मैं अपनी बातचीत ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।